स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीए वैकेंसी के बारे में। टीए वैकेंसी क्या होता है दोस्तों? टीए वैकेंसी होता है, टीए का मतलब होता है टेरिटोरियल आर्मी। ये दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी का जो फॉर्म होता है इसको दोस्तों न्यूज़पेपर वगैरह के द्वारा विज्ञापन दिया जाता है। ये ऑनलाइन फिलअप नहीं होता है और दोस्तों इसमें कंपटीशन भी बहुत कम रहता है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि इसका जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया है वो ऑनलाइन भी नहीं है, ऑफलाइन भी नहीं है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे आपको सेंटर दिया रहेगा, जो स्टेट का सेंटर दिया रहता है वो सेंटर पर आपको डेट दिया रहता है कि इस डेट पे आपको पहुंचना है, उसी डेट पे आपको पहुंचना है वहां पर, और उसी दिन आपका सारा प्रक्रिया होगा। एग्जाम, दौड़, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ उसी दिन आपका हो जाएगा। इसीलिए जब ये ऑनलाइन नहीं होता है तो बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा कम होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं टीए वैकेंसी 2024। इसमें कुल मिलाकर के 3100 प्लस पोस्ट है। 3100 प्लस पोस्ट है दोस्तों, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है, बहुत कम ही लोगों को इनके बारे में जानकारी रहता है, तो इसमें थोड़ा जॉब लेना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि पूरा डिटेल से बात करेंगे इसका क्या इसका रनिंग है, क्या इसका सिलेबस है, कैसे प्रक्रिया में हम इस जॉब को ले सकते हैं, और कौन कौन से स्टेट का कौन कौन सा सेंटर दिया गया है जहाँ पे जाकर के हम इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बात करते हैं कि इसके टोटल पोस्ट के बारे में। तो टोटल पोस्ट तो 3100 प्लस पोस्ट है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें पोस्ट नेम और योग्यता, कौन कौन से पोस्ट पे फॉर्म आया हुआ है। तो पोस्ट का बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो है सोल्जर ईडी। सोल्जर ईडी में सबसे ज्यादा फॉर्म है, इसमें करीबन आपका 2500 के लगभग फॉर्म है, 2500 के आसपास इसमें सिर्फ वैकेंसी है सोल्जर ईडी में। और इसकी योग्यता के बारे में बात करते हैं तो इसका 10th स्टैंडर्ड का ही फॉर्म है, और 10th में आपका मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। मतलब कि आपका 10th का एग्जाम में जो सर्टिफिकेट है उसमें 45% मार्क्स होना चाहिए, तो आप सोल्जर ईडी का फॉर्म को डाल सकते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी होता है उसको आप पूरा कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम इसमें क्लर्क का है, इसमें शेफ का है, कुक मेस का है, शेफ स्पेशल का है, हेयर ड्रेसर का है, हाउस कीपर का है, टेलर का है। तो इसमें जो एक क्लर्क है, एक क्लर्क सिर्फ है आपका 12th लेवल का, मतलब कि 12th में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, तो आप क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। क्लर्क इसमें थोड़ा इतना भी यहाँ पे पोस्ट आया हुआ है, इसमें से थोड़ा हाई प्रोफाइल का जॉब हो जाता है क्लर्क। तो क्लर्क में आपको कम से कम 60% मार्क्स चाहिए। उसके बाद ये जो शेफ, कुक मेस, शेफ स्पेशल, हेयर ड्रेसर, हाउस कीपर, टेलर वगैरह का जो फॉर्म आया हुआ है वो 10th और 12th है। ये तो हो गया। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस है आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, तब जाकर के आपको इसमें सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं इसका फिजिकल क्या होगा, इसका रिटर्न क्या होगा। तो फिजिकल में हम बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जब आप फौज में जाते हैं तो सबसे पहले उस हाइट मैटर करता है, हाइट होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा हाइट है नहीं, 160 सेंटीमीटर हाइट है। और इसका चेस्ट का अगर यदि बात करें तो 77 से लेकर के 82 सेंटीमीटर तक इसका चेस्ट होना चाहिए। ये सिर्फ मेल लोगों के लिए निकला हुआ है, फीमेल में इसका नहीं पोस्टिंग है, सिर्फ मेल का ही होता है इसमें। तो उसके बाद हम बात करते हैं वेट का, कि जो कैंडिडेट जाएंगे उनका वेट क्या होगा। तो वेट 50 केजी मिनिमम, 50 केजी से कम होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा वहाँ से। उसके बाद हम बात करते हैं इसका रनिंग स्टेटस के बारे में। और सबसे बड़ा बात है कि एज जो है दोस्तों, ये है 18 साल से लेकर के 42 साल तक। आर्मी के जैसा नहीं है कि 18 से लेकर के 20-21 में खत्म, 18 से लेकर 42। तो ये हो गया एज आपका, वेट हो गया। अब रनिंग वगैरह का बात करते हैं हम कि कितने समय में हमको कितना दूरी तय करना है। उसके बाद हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से सिलेबस से हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिलेबस क्या रहेगा, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको वहाँ पर लेकर के जाने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेट का कहाँ कहाँ पे सेंटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं रनिंग के बारे में। तो रनिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर में जो इसका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था उसको हम बता रहे हैं आपको, उसको देख करके कि सबसे पहले तो आपको 1 माइल दौड़ना है। 1 माइल मतलब 1600 मीटर, 1600 मीटर तो आपको दौड़ लगाना है इसमें। और फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये जो फॉर्म है इसको डायरेक्ट सेंटर पे ही जाके करना होता है, ये ऑनलाइन नहीं होता है, तो आप लोग ऑनलाइन करने का इसका कोशिश भी नहीं कीजिएगा। तो उसके बाद हम दौड़ का बात कर रहे थे, तो आपको 1600 मीटर का दौड़ लगाना है, 1600 मीटर का दौड़ लगाना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि दौड़ आपको लगाना है एज के हिसाब से। आपका फिजिकल होगा 100 नंबर का, 100 नंबर का फिजिकल होगा। उसके बाद दौड़ का हम बात करते हैं तो यहाँ पे एज के हिसाब से दौड़ दिया गया है, दौड़ का टाइमिंग निर्धारित किया गया है। जो 18 साल से लेकर के 30 साल के बीच में रहेंगे, 18 से 30 साल के बीच में रहेंगे, उनको दोस्तों टाइमिंग दिया गया है, और टाइमिंग के हिसाब से मार्क्स भी दिया गया है। जैसे कि 18 से 30 साल के बीच के लोग अगर यदि 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो उनको 100 में 60 मार्क्स मिल जाएगा दौड़ का। और अगर यदि 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड लगाते हैं तो उनको 40 मार्क्स मिलेगा। और 5 मिनट 46 सेकंड से ज़्यादा लगाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा, मतलब कि आप फेल हो गए।
उसके बाद हम बात करते हैं 31 से 42 साल की उम्र वालों के लिए। इनके लिए दिया गया है 6 मिनट 15 सेकंड में अगर यदि आप दौड़ लगाते हैं 1600 मीटर का तो आपको 60 मार्क्स मिलेगा। 6 मिनट 16 सेकंड से लेकर के 6 मिनट 30 सेकंड तक के बीच में अगर यदि आप दौड़ लगाते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा, और 6 मिनट 31 सेकंड और उससे ऊपर अगर यदि लगाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आप इससे बाहर हो जाएंगे। तो ये हो गया एज के हिसाब से दौड़ का टाइमिंग। अब हम बात करते हैं इसमें पुलअप्स भी लगाना होता है। पुलअप्स मतलब क्या होता है, जो हम लोग लटक के मारते हैं, बीम जिसको बोलते हैं हम लोग, वो मारना होता है। तो इसमें भी एज के हिसाब से मारना है आपको। अगर यदि आप 18 से 30 साल के अंदर है, आपका एज है, तो आप अगर यदि 10 से ज़्यादा बार मारते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा, और 9 बार मारते हैं तो 33 बार मिलेगा, 8 बार मारते हैं तो 27 मार्क्स मिलेगा। और अगर यदि 31 से 42 साल के बीच में आपका उम्र है तो आप अगर आप 9 से ऊपर मारते हैं तो आपको 40 मार्क्स, 8 से ज़्यादा 8 मारते हैं तो 33, 7 मारते हैं तो 27। ये भी मार्क्स सेम है, बस उम्र के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा किया गया है इसमें। ये हो गया आपका दौड़ का और पुलअप का। अब हम बात कर रहे थे सिलेबस के बारे में कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए कौन कौन सा चैप्टर और कौन कौन सा सब्जेक्ट को हमको पढ़ना होगा और एग्जाम देना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी 10th पास, ये जो है सोल्जर ईडी, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका एग्जाम अगर यदि आपको देना होगा तो उसमें आपको जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन, मैथ से 15 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। ये हो गया आपका सोल्जर ईडी का। उसके बाद अगर यदि आप ट्रेडमैन का देते हैं तो जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन, मैथ से 15 क्वेश्चन, इसमें भी 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्लर्क वाला। क्लर्क में अगर यदि आप क्लर्क वाला में अगर एग्जाम देते हैं तो जनरल नॉलेज 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस 5 क्वेश्चन, मैथ्स 10 क्वेश्चन, उसके बाद आपका हो जाएगा कंप्यूटर साइंस 5 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। ये हो गया आपका सिलेबस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जरूरी डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको सेंटर पर लेके पहुंचना है ताकि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो इस फॉर्म को और इस प्रक्रिया को पूरा करने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलते हैं डॉक्यूमेंट पर, और डॉक्यूमेंट पर जाने के बाद सबसे पहला जो आता है वो आपका होता है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर यदि आपके 10th और 12th वाले मार्कशीट वगैरह में, सर्टिफिकेट वगैरह में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया गया है तब आपको बर्थ सर्टिफिकेट बना के लेकर के जाना है। और अगर यदि 10th और 12th में आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे दर्शाया हुआ है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के नहीं जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो है वो मैट्रिकुलेशन और इंटर वगैरह का डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। उसके बाद आपका प्रोविजनल लेकर के जाना है 10th 12th का। अब जो पोस्ट को फॉर्म भर रहे हैं उसमें जो 10th और 12th हो उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है, और तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का उसमें जो है तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वो आपका इशू रहना चाहिए, तभी आपका काम करेगा। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो थाना से बनता है, जो पुलिस के द्वारा बना करके दिया जाता है, आपका लोकल थाना जो होगा वहाँ से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा आसानी से, तो वहाँ से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना करके लेके जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड। पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए, और 20 कॉपी फोटोग्राफ, मतलब कि आपका पासपोर्ट साइज का जो फोटो होता है वो आपको 20 कॉपी लेकर के जाना है। तो ये हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में जो आप लेकर के वहाँ पे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन तारीख को कौन से स्टेट वाले स्टूडेंट को पहुंचना है सेंटर पे। तो यहाँ पे देखिए हम डेट भी लिख के रखे हुए हैं, स्टेट भी लिख करके रखे हुए हैं, इसीलिए आपको कोई परेशानी भी नहीं होगा यहाँ पे समझने में। तो हम बात करते हैं उड़ीसा वालों के लिए। तो ये 12 और 13 नवंबर को उड़ीसा वाले जाएंगे। सेंटर, ये सबका सेंटर एक ही है, जितना भी यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है इसका सेंटर एक ही है, 2 जगह सेंटर बनाया गया है, तो दोनों सेंटर के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका हो गया 12 और 13 नवंबर को आपको जाना है उड़ीसा वालों का। उसके बाद छत्तीसगढ़ वालों के लिए 14-15 नवंबर, बिहार वालों के लिए 16-17 नवंबर, मध्य प्रदेश वालों के लिए 18-19 नवंबर, उत्तर प्रदेश वालों के लिए 20-21 नवंबर, उत्तराखंड वालों के लिए 22-23 नवंबर, झारखंड वालों के लिए 24-25 नवंबर। और ये जो रीचेकिंग का है, ये जब आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से आपको रीचेकिंग के लिए, जब आप जो लोग सिलेक्शन होंगे, जो लोग सिलेक्शन होकर घर आ जाएंगे, उसके बाद फिर से आपको 26 और 27 नवंबर को रीचेकिंग के लिए बुलाया जाएगा। वो कहाँ पे बुलाया जाएगा? जहाँ पे आप जाके सारा प्रोसेस किए थे जो सेंटर पे, वहीं भी आपको फिर से बुलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन सा मतलब कि वो जो सेंटर है वो कौन सा सेंटर है और कौन सी जगह पे लोकेटेड है वो, तो उसका भी नाम हम यहाँ पे लिख के आप लोग को डिटेल में बता देंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं वो सेंटर के बारे में। तो सबसे पहले 2 सेंटर हम आप लोग को बताए थे, तो 2 सेंटर में सबसे पहला सेंटर जो आता है वो है आपका बिहार में, और दूसरा सेंटर जो है वो आपका उत्तराखंड में। तो कहाँ पे है?
बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर। दानापुर आप लोग जैसे लिख के गूगल मैप में सर्च कीजिएगा, वो आपका आसानी से दिख जाएगा, बड़ा सेंटर है। तो बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर पहला। उसके बाद दूसरा जो है वो है पिथौरागढ़ मिलिट्री स्टेशन उत्तराखंड। उत्तराखंड में है, जिसका नाम है पिथौरागढ़ मिलिट्री स्टेशन उत्तराखंड। ये दोनों जगह है जो सेंटर बनाया गया है उन सारे स्टेटों का, जो स्टेट का नाम हम अपनी पीछे वीडियो में बताए हैं, वो उन सारे स्टेटों का ये दोनों सेंटर बनाया हुआ है। और यहीं पे जा करके आप इस पूरा प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और आप जॉब ले सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह सारा प्रक्रिया आप लोग को समझ में आया होगा और कैसे इस जॉब को लेना है ये भी समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।